कामाख्या देवी, जहां बसई इस्माइल जोगी की लगी फुलवारी, फूल चुनईम लोना चमारिन, जो लेई यहू फूल की बास, वही की जान हमारे पास। घर छोड़े, घर आंगन छोड़ ढे कुटुंब की मोह लाज, दुहाई लोना चमारिन की। इसे पढ़ने के बाद जिज्ञासा में एक नया नाम जुड़ा गया, इस्माइल जोगी का। इनका क्या रिश्ता है लोना चमारिन से? पॉपुलर रिलीजन एंड फोकलोर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, 2 भाग। किताब लिखने वाले विलियम क्रुक ने लिखा है कि इस्माइल जोगी लोना के गुरु थे, जिनसे उसने मंत्रों को सीखा था। इस्माइल जोगी असम में कैसे? तो अब कई कुरेदने वाली बातें भीतर कुलबुलाने लगीं। समझने के लिए बहुत से ख्याल कौंधने लगे। असम, कामाख्या प्रदेश, तंत्र विद्या के लिए जाना जाता है। तंत्र साधना में मुस्लिमों ने भी काफी दिलचस्पी ली। तंत्र के बड़े साधक बने, गुरु बने। सूफियों के अलावा मुस्लिमों की बड़ी संख्या इस देश की तंत्र साधना की ओर भी आकर्षित हुई थी और उसने इस धारा में असरदार ढंग से हिस्सा लिया था। तंत्र विद्या में विश्वास रखने वाले साबर मंत्रों की कामयाबी के कायल होते हैं। ये साबर मंत्र क्या हैं? ये इन्हीं 2 धर्म संस्कृतियों के लोक सुलभ मेल से बने हुए मंत्र हैं। ऐसे मंत्र जिनमें अरबी, फारसी और आम बोलचाल के शब्द मिल जाएंगे। ये वैदिक और संस्कृत के मंत्रों से अलग हैं। लोक में इन मंत्रों की बड्ढी धाक है। वे मंत्र जिनमें भाषा और व्याकरण मध्य देश का होता है, वे इतनी भारी मात्रा में पूर्वोत्तर में क्यों रचे गए होंगे? संभव है देश के मध्य भाग में सूफियों और भक्ति आंदोलन की दूसरी धाराओं का दबदबा अधिक रहा हो, जिससे तंत्र साधना वालों ने पूर्वोत्तर का एकांत चुना हो। लेकिन इनकी लोकप्रियता और प्रभाव मध्य क्षेत्र में कम नहीं रहा। डायन शब्द से आप लोग खूब परिचित होंगे। डायनें सम्मान के साथ नहीं देखी जाती। किसी महिला को डायन कहना उसे गाली देना है। जिगरखोर और आदमखोर जैसे बंटवारे डायनों के लिए किए गए हैं। डायनें जो सीधे आदमी का खून चूस डालें, आंतें खा जाएं, वे जिगरखोर हैं, और आदमखोर वे हैं जो धीरे धीरे आदमी को मारें। इन सब बातों के लिए पूरा डायन शास्त्र ही देखा जा सकता है। लोना चमारिन के बारे में भारतीय लोक विश्वास पुस्तक के लेखक डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय कहते हैं, डायनों की सिरताज अपनी कला में अलौकिक प्रवीणता तथा सिद्धि को प्राप्त लोना चमारिन नामक सुप्रसिद्ध डायन। इस मान्यता से चलें तो लोना चमारिन पंडिताइन वाले देवी भवानी के सम्मान की अधिकारी साबित नहीं होती। विरोधाभास क्यों? योगी की ही तरह तंत्र साधना के क्षेत्र में योगिनी की उपस्थिति है, लेकिन लोना चमारिन योगिनी नहीं मानी जाती। यद्यपि प्रभाव की लोक स्वीकृति में वो योगिनियों से पीछे नहीं ठहरती। फिर ऐसा क्यों कि वो योगिनी नहीं बल्कि डायन के रूप में जानी जाती हैं? कारण उसका चमार जाति में उत्पन्न होना हो सकता है, जिसे आज भी समाज में अत्यंत नीची निगाह से देखा जाता है। ये समाज चमारिन की दुआएं भले चाहे, लेकिन उसे योगिनी का ओहदा देने को तैयार नहीं हुआ होगा। फिर भी ये लोना चमारिन की कामयाबी ही है कि चमार जाति को गालियां देने वाली जीभें भी उससे दुआ मांगती हैं, सलामती की गुहार लगाती हैं। ऐसा नहीं कि लोना टोना झाड़ने वाले या दूसरे साबर मंत्रों में ही दिखे। आपको ताज्जुब होगा अगर कहूंगा कि ये वही लोना चमारिन है जिसका जिक्र श्रेष्ठ भारतीय क्लासिक महाकाव्य पद्मावत में 3 बार हुआ है। रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। एक अन्य जगह जोग टटका करने वाली एक ब्राह्मणी है जो अपनी कामयाबी और श्रेष्ठता को बताने के लिए लोना चमारिन का उदाहरण देती है कि जैसे कामरूप की लोना चमारी के छल से, तंत्र मंत्र से कौन नहीं छला गया, वैसे ही मुझे समझा जाए। जस कामरू चमारी लोना को न छरा पारहि तो टोना। अर्थात ये लोकप्रियता लोना चमारिन की उस समय भी थी कि ब्राह्मण उसे गुरु बनाते थे, उससे तंत्र विद्या सीखते थे। ब्राह्मण जो तमाम विद्याओं में अपने सामने किसी दूसरे को गिनना नहीं चाहते, वे भी लोना के सामने विवश थे। वो अपनी विद्या में, प्रयोगों में अचूक थी। ये उसकी सिद्धि और प्रसिद्धि थी। किसी को अपनी सिद्धि, अपनी काबिलियत दिखानी होती थी तो वो लोना से तुलना करके खुद को स्थापित करने की कोशिश करता, और इन सब बातों को उस समय का महाकवि अपनी सर्वोत्तम रचना में दर्ज करता है। मेरा अनुमान है कि लोना अपने समय में बहुत सुंदर भी रही होगी। लोना नाम उसकी सुंदरता के कारण ही पडिढ्या होगा, लावण्य के बराबर अर्थ में।
लोना यानी सुंदरता। इसी अर्थ में लोना शब्द जायसी के यहां भी आया है। अलाउद्दीन पद्मिनी का भेद कह रहे राघव चेतन से कहता है कि तुम्हें मेरी एक दासी की सुंदरता के सामने रानी पद्मावती की सुंदरता लोन वैसे ही नष्ट सी दिखेगी जैसे पानी में नमक घुल जाता है। जो उन्हें महन देखे सी एक दासी, देखी लोन होई लोन बेरासी। लोना की प्रसिद्धि में उसकी सुंदरता भी एक वजह रही होगी। लोना अगर चमार जाति से न होती तो शायद लोग उसे देवी के अवतार की तरह मान लेते। शायद लोना माई की दुहाई ऐसा कहा जाता। आज लोना की सिद्धि प्रसिद्धि हमारे सामने है, लेकिन लोना के जीवन के बारे में अनुमान का सहारा लेना पड़ डेचता है। अपने समाज की बुनावट और लोना की मौजूदगी के बीच सीधा सरल संबंध नहीं दिखता। तथाकथित इतनी नीची जाति की कोई स्त्री कैसे इतने आला मुकाम तक पहुंची होगी? उसकी क्या जीवन कथा रही होगी? उसने कैसे शताब्दियों तक को अपने असर में समेटा होगा? ये ताकत उसने कैसे पाई होगी? ये सब बातें लोना चमारिन को अनूठा और रहस्य की तरह पेश करती हैं। लोना होना आसान नहीं। लोना चमारिन के बारे में कई लेख और जानकारी उपलब्ध हैं, लेकिन आज हम आपको उनकी कहानी को एक नए अंदाज में पेश करेंगे ताकि आप उनकी जिंदगी और संघर्ष को और भी गहराई से समझ सकें। कहानी शुरू होती है पंजाब के अमृतसर जिले के एक छोटे से गांव चमारी से, जहां एक गरीब परिवार में लोना का जन्म हुआ। उस समय समाज में जाति पाति का भेदभाव चरम पर था। चमार जाति से होने के कारण लोना का परिवार पहले से ही सामाजिक उपेक्षा का शिकार था, लेकिन लोना की किस्मत में समाज की दया नहीं बल्कि संघर्ष और एक अनोखी पहचान बनना लिखा था। कई लोगों ने लोना चमारिन का नाम सुना होगा, लेकिन उनके जीवन की पूरी कहानी को शायद कम ही लोग जानते हैं। लोना चमारिन एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने जीवन को एक अद्भुत यात्रा में बदल दिया। आज हम आपको उनकी इस अनकही कहानी को विस्तार से बताने जा रहे हैं। यह कहानी शुरू होती है 11वीं शताब्दी के पंजाब के अमृतसर जिले के एक छोटे से गांव चमारी से। उस समय भारत में जाति पाति का भेदभाव बहुत गहरा था। लोना का जन्म एक चमार जाति के परिवार में हुआ था। उस दौर में चमार जाति को समाज में नीचा समझा जाता था और उनके साथ दुर्व्यवहार आम बात थी। लोना का परिवार गरीब था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोना बचपन से ही असाधारण रूप से सुंदर थी। उसकी सुंदरता इतनी मोहक थी कि गांव के सभी लोग उसकी ओर आकर्षित होते थे, लेकिन समाज में निचली जाति से होने के कारण यह सुंदरता उसके लिए वरदान से ज्यादा अभिशाप बन गई। गांव के कई लोग उसकी सुंदरता को देखकर उसे पाने की लालसा रखने लगे, लेकिन उसके माता पिता ने उसे हमेशा बचाने की कोशिश की। लोना के माता पिता ने समाज की बुरी नजरों से बचाने के लिए उसका विवाह जल्दी ही तय कर दिया। वह एक अच्छे परिवार में ब्याही गई, लेकिन किस्मत ने उसके साथ खेल खेला। शादी के कुछ ही वर्षों बाद किसी कारणवश उसे उसके ससुराल से निकाल दिया गया। वह मायके लौट आई, लेकिन समाज की बुरी नजरें अब उस पर और भी ज्यादा गहराई से पड़ने लगी। गांव में एक ताकतवर ठाकुर परिवार रहता था, जिसे 11 ठाकुरों का परिवार कहा जाता था, क्योंकि उसमें 11 पुरुष थे। इनमें से एक ठाकुर ने लोना पर अपनी बुरी नजर रखी। उसने लोना को पाने की कोशिश की, लेकिन लोना ने उसे ठुकरा दिया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन 11 ठाकुरों ने मिलकर लोना को अपनी हवस का शिकार बना डाला। यह घटना लोना के जीवन का सबसे कड़वा अनुभव बन गई। उस समय समाज में कोई न्याय प्रणाली नहीं थी जो गरीब और दबे कुचले लोगों को न्याय दिला सके। राजा के दरबार में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं थी, और जो भी न्याय का दरवाजा खटखटाते उन्हें पैसे वालों के दबाव में झुकना पड़ता था। लोना के साथ हुई इस घटना ने उसके भीतर बदले की आग जला दी। वह उन ठाकुरों से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था। तभी उसने सुना कि दिल्ली में कुछ योगी और योगिनियां हैं जो तंत्र मंत्र की साधना करते हैं और शक्तिशाली मंत्रों का ज्ञान रखते हैं। ये योगी गोरखनाथ परंपरा से थे और संस्कृत की जगह शाबर मंत्रों का उच्चारण करते थे, जिनमें लोक भाषाओं का उपयोग होता था। लोना ने ठान लिया कि वह दिल्ली जाएगी और तंत्र विद्या सीखेगी। बिना किसी को बताए वह पैदल ही दिल्ली के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा,
लेकिन उसकी बदले की आग ने उसे हिम्मत दी। आखिरकार वह दिल्ली पहुंची और वहां एक सिद्ध योगिनी से मिली। जब लोना ने योगिनी से शाबर मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा जताई तो पहले उसे मना कर दिया गया, लेकिन लोना ने हार नहीं मानी। उसकी जिद और दृढ़ संकल्प देखकर योगिनी ने उसे असम के कामरूप जिले में स्थित कामाख्या शक्तिपीठ के बारे में बताया, जहां से उन्हें तंत्र विद्या मिली थी। यह स्थान ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे नीलांचल पर्वत पर स्थित है और तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। लोना ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। यह यात्रा आसान नहीं थी। दिल्ली से असम तक का सफर कठिन और खतरनाक था, लेकिन लोना ने बिना किसी डर के यह यात्रा की। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के जंगलों और नदी नालों को पार करते हुए उसने असम तक का सफर तय किया। पैरों में छाले पड़ चुके थे। भूख, प्यास और थकान ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लोना की इच्छा शक्ति अटूट थी। असम पहुंचने के बाद उसने वहां एक सिद्ध योगी इस्माइल जोगी को खोज निकाला। इस्माइल जोगी सूफी और नाथ परंपरा के मेल से बने एक योगी थे, जिन्होंने शाबर मंत्रों और तांत्रिक विद्या में विशेष सिद्धियां प्राप्त की थीं। लोना ने अपनी सारी कठिनाइयों को भुलाकर इस्माइल जोगी को अपना गुरु बना लिया और उनसे तंत्र साधना की शिक्षा लेने लगी। धीरे धीरे लोना ने तंत्र विद्या में ऐसी महारत हासिल कर ली कि वह अपने गुरु इस्माइल जोगी से भी अधिक शक्तिशाली तांत्रिक बन गई। उसकी साधना इतनी प्रबल थी कि वह तंत्र के गूढ़ रहस्यों में पारंगत हो गई। अब वह एक सिद्ध योगिनी बन चुकी थी, जिसके पास असाधारण शक्तियां थीं। जब लोना को पूरा विश्वास हो गया कि वह तंत्र विद्या में पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुकी है, तो उसने अपने गुरु का आशीर्वाद लिया और अपने गांव चमारी वापस लौटने का निर्णय किया। अब वह केवल लोना नहीं रही, बल्कि सिद्ध योगिनी लोना चमारिन बन चुकी थी। जब वह अपने गांव पहुंची तो वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। एक ठंडी सुबह, जब पूरा गांव कोहरे की मोटी चादर में लिपटा हुआ था, लोना ने अपनी तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया। उसने अदृश्य रूप धारण कर उन 11 ठाकुरों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। उन ठाकुरों की चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाया। 11 ठाकुरों की मौत के बाद लोना का बदला पूरा हो गया, लेकिन उसके नाम की गूंज दूर दूर तक फैल चुकी थी। पूरे गांव में लोना के नाम से खौफ फैल गया और वह एक साधारण लड़की से तांत्रिकों की देवी बन गई। बाद में लोना ने कई शाबर मंत्रों की रचना की, जिनमें से कई मंत्र आज भी तांत्रिकों द्वारा सिद्ध किए जाते हैं। हर मंत्र में लोना चमारिन का नाम जुड़ा हुआ है और उनके नाम से यह मंत्र आज भी तांत्रिक साधनाओं में उपयोग होते हैं।